नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसा कि आपका सेक्शन नंबर 34 हो गया आईपीसी का, या कुछ और सेक्शन हो गई। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में जो आपको डेफिनेशंस वाला पार्ट है वह हमने कंप्लीट कर दिया था भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें सारी की सारी डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। वे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा वाइंड अप कर दिया था। नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन नंबर 3 भारतीय न्याय संहिता का। इस पर हम आ रहे हैं। अब जो सेक्शन नंबर 3 है वह पहले हुआ करता था सेक्शन नंबर 6 आईपीसी का। अब सेक्शन नंबर 6 आईपीसी का क्या बोलता था? आपको यह बोलता था कि इस कोड में आईपीसी में जो जो सेक्शंस आपको बताई गई हैं और जो जो इलस्ट्रेशन आपको दिए गए हैं, इस सेक्शन नंबर 6 में उनको आपको जर्नल एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। उसके बाद इसी सेक्शन में आपको नीचे 2 इलस्ट्रेशन भी दिए गए थे आपको समझाने के लिए। सेक्शन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है, कोई भी चेंज नहीं आया। बस एक छोटा सा बदलाव है, जहां की पहले आईपीसी में कोड लिखा हुआ था, अब वहां पर संहिता लिखा हुआ है। बाकी पूरा का पूरा सेक्शन सेम टू सेम है, वैसा का वैसा है। थ्रू आउट दिस संहिता मतलब इस पूरी आईपीसी पूरी संहिता में जो जो भी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती हैं, थेफ्ट की डेफिनेशन है, मर्डर की डेफिनेशन है, रोबरी की डेफिनेशन है, डेकोइटी की डेफिनेशन है। तो जो जो भी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती हैं, जो जो प्रोविजन आपको देखने को मिलती हैं, जो जो इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलते हैं, इन सब को आपको क्या चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है? तो आपको पढ़ना जनरल इलस्ट्रेशन वाले चैप्टर को ध्यान में रखते हुए। इंटॉक्सिकेशन की हालात में अगर कोई मर्डर कर देता तो वो मर्डर नहीं माना जाता। अगर वो 7 साल के का उम्र से कम उम्र का बच्चा मर्डर कर देता है तो वो मर्डर नहीं माना जाता। कोई अनसाउंड व्यक्ति अगर मर्डर कर देता तो वो मर्डर नहीं माना जाता। कोई गुड फेथ में एक्सीडेंट हो गया तो उस पर किसी किस्म का मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। तो अब ये जो बात हर जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ते हो हर बार, तो इसको डिस्कशन नहीं किया जा सकता ना। इससे ज्यादा सेक्शन में हर एक प्रोविजन में तो बार बार नहीं लिखे जा सकते कि अच्छा चोरी के बारे में पढ़ रहे हो तो जनरल एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर इन सब चीजों को अलग अलग सेक्शन में एक्सप्लेन करोगे तो भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी कितनी मोटी हो जाएगी। सबके सब अलग से एक्सेप्शन अगर आप पढ़ोगे तो वो कितनी मोटी हो जाएगी। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इस चैप्टर में भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 3 में जो बताया गया है वो पूरे बीएनएस 2023 पर लागू होगा, चाहे किसी भी धारा में कुछ भी बताया गया हो या ना बताया गया हो या नहीं बताया गया हो, वो लागू होगा। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी परिभाषा में, जैसे मर्डर की कोई परिभाषा है, आप परिभाषा में पढ़ते हो तो वहां कहीं भी यह नहीं बताया गया कि भाई 12 साल या 7 साल से छोटे बच्चे को अगर मर्डर करोगे तो वह मर्डर नहीं माना जाएगा। उसको आपको ध्यान में रखना है। जनरल एक्सेप्शंस को आपको ध्यान में रखना है। या कोई पागल इंसेंस अनसाउंड पर्सन जो आपको ऐसा करेगा तो मर्डर नहीं माना जाएगा। तो आपको ये सब बातों में ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बार बार लिखने की चीज नहीं है। इन सब एक्सप्लेनेशन को, एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो यह बताना है कि जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 1, यह चीज आपको सेक्शन के बाद में जो बताई गई है, लेकिन आपको यह चीज अपने आप में ध्यान में रखनी पड़ेगी। यह तुमको उस वक्त याद रखना है, अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 के क्लोज नंबर 2 पर। तो क्लोज नंबर 2 हमें बताता है कि अगर एक बार किसी बात का मतलब, किसी पद का मतलब, किसी डेफिनेशन का मतलब बता दिया है, तब उसका पूरी भारतीय न्याय संहिता में मतलब बिल्कुल वही समझा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं समझा जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 के क्लोज नंबर 3 पर। यह हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने स्पाउस या नौकर या क्लर्क को दे देता है
तब उसे संपत्ति का मालिक वह पति या वह आदमी ही समझा जाएगा। जिससे एक छोटा सा चेंज यहां पर आया है। देखने वाली बात यह है कि जो पहले आईपीसी में पत्नी शब्द हुआ करता था, अब उसकी जगह बदलकर उसको स्पाउस कर दिया गया। तो ये स्पाउस शब्द लिखा गया अब यहां पर इस सेक्शन में। और अब यह भी बता दिया गया है कि नौकर या क्लर्क है, अगर कोई या आपके घर में कोई टेम्परेरी शेफ जो एप्लीकेशन द्वारा भी चाहे आपने बुलाया, तो उनको भी अब आपका क्लर्क ही माना जाएगा और उनके अधीन आने वाली प्रॉपर्टी को भी आपका ही माना जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन 3 का क्लोज नंबर 3। अब आते हैं हम सेक्शन 3 के क्लोज नंबर 4 में। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो भी कार्य बताया गया है उसके अंदर लापरवाही भी होगी जब तक उसके विपरीत साबित न कर दिया जाता है। इसको समझाने वाली बात यह है कि एक कहलाता एक्ट और दूसरा कहलाता ओमिशन। तो जो कार्य कानूनी रूप से हो सकता है और वह कार्य नहीं किया जाता तो उसे लापरवाही कहेंगे, यानी कि ओमिशन कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्ट के साथ साथ ओमिशन भी चलता है, तो ओमिशन इसमें बताया गया है। सेक्शन नंबर 3 का क्लोज नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये सेक्शन आप इसको अच्छे से समझा, अच्छे से ध्यान में रखें। सेक्शन नंबर 3 का क्लोज नंबर 5 जो पहले कॉमन इंटेंशन सेक्शन नंबर 34 में होती है, ये उसके बारे में बताता है। तो कॉमन इंटेंशन इसको अपने बहुत से सेक्शन के पीछे उसे लगे हुए देखा होगा, जिसको कहते हैं कि पहले आईपीसी में सेक्शन नंबर 34 में देखा जा सकता था। यह अब हूबहू यहां पर रख दिया गया है, मतलब 5वें क्लोज में, सेक्शन नंबर 3 के 5वें क्लोज में इसको हूबहू रख दिया गया, कोई चेंज नहीं किया गया। अब ये सेक्शन 3 के क्लोज 5 में आएगा। इसकी डेफिनेशन आप सभी को पता होगा। जब किसी भी कार्य को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर सामान्य इरादे से करते हैं तब उसे सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन कहा जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो यह कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है रैग वर्सेस क्रूज का केस से। इस डेफिनेशन को देख लीजिए एक बार। When a criminal act done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. इसमें 4 चीजों का होना जरूरी होता है। पहले 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने जरूरी होते हैं। दूसरा, कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ हो। तीसरा, कॉमन इंटेंशन हो सबकी, मतलब जितने भी आदमी है सबकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। और चौथा, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तरीके से नेक्स्ट है सेक्शन 3 का क्लोज नंबर 6, जिसको हम सिमिलर इंटेंशन भी बोलते थे, जो कि पहले 35 सेक्शन नंबर 35 आईपीसी में हुआ करता था। इसको इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन और इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। इस बात का थोड़ा और आगे ले जाते हैं तो ये बताता है कि कोई कार्य आपराधिक ज्ञान के इरादे से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है या करने की कोशिश, तब उसे कार्य को करने में उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। इसमें यह जो एक्ट है, कार्य है, यह क्रिमिनल नेचर का होना चाहिए। और इसकी खास बात यह है कि इससे पहले वाले सेक्शन में कॉमन इंटेंशन की तरह इस वाले सेक्शन में कॉमन इंटेंशन नहीं होती है। इसमें कहीं भी मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती है। इसको सेक्शन नंबर 3 के क्लोज नंबर 5 से अलग करती है। चलते हैं सेक्शन नंबर 3 के क्लोज नंबर 7 में, जो बताता है कि इफेक्ट कोजिंग पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। ये जो सेक्शन है, पहले सेक्शन नंबर 36 हुआ करता था आईपीसी का,
और अब ये बन गया है सेक्शन 3 का क्लोज 7। ये बताता है कि जहां पर कोई परिणाम थोड़े थोड़े कार्य दोबारा निकलता है, मतलब थोड़ा किसी काम के करने से निकलता है और थोड़ी लापरवाही करने से निकलता है, तो जो उसका परिणाम है उस काम को वो करने या ना करने की जो कोशिश का जो परिणाम है, वो जो अपराध बनेगा, उस अपराध की सजा वह मिलेगी जो अपराध वो हो गया है, मतलब उसके करने या ना करने से जो अपराध बन गया उसकी वही सजा होगी। फॉर एग्जाम्पल, भाई आप किसी का मर्डर करना चाह रहे हैं, यहां पर आपने वह मर्डर एक एक्ट के साथ में या फिर एक ओमिशन के साथ में किया है, मतलब कुछ किया भी है और कुछ नहीं भी किया। दोनों बातें रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो एक्ट और जो ओमिशन आपने किया है उसकी वजह से जो आदमी वहां पर मरा है, आपने उसे खाना देना बंद कर दिया या आपने उस इंसान को बुरी तरीके से पीटा, इसलिए दोनों एक्ट से की चीजों से मिलकर उसका क्या हो गया, मर्डर हो गया, मर गया। तो इसका एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। इसका इलस्ट्रेशन यह है कि ए वो जो जेड का मर्डर करना चाह रहा है, तो ए पहले जेड को पीटता है, फिर उसको खाना भी नहीं देता। तो जो इफेक्ट निकल कर आ रहा है इन दोनों अलग अलग बातों का, वो सेम आ रहा है कि वो आदमी भाई मर ही तो रहा है ना, दोनों चीज से मर्डर हो रहा है उसका। तो इसके बाद में आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 3 का क्लोज नंबर 8। तो बहुत सिंपल सा है, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एंड ऑफेंस, किसी अपराध को गठित करने के लिए कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। यह सेक्शन बिल्कुल कॉमन इंटेंशन वाली सेक्शन की तरह है। इसमें बहुत ही मामूली सा फर्क है। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर ऐसे कार्यों में से किसी एक काम को करता है और उसमें ऐसा करने में सहयोग देता है, वह उस अपराध को करता हुआ माना जाएगा कि उसी ने स्वयं अपराध किया है। उसको हम एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि ए और बी को जेड का मर्डर करना है और इन्होंने आपस में एक दूसरे से इसके बारे में बात कर ली, तो यहां पर दोनों का क्या हो गया, कॉमन इंटेंशन हो गया। लेकिन ये दोनों जेड का मर्डर करने का एक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। दोनों अलग अलग टाइम पर जेड को अलग अलग टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा जैसे जहर पिलाते हैं। कभी वो आ गया खाना देने के लिए तो उसमें जहर डाल दिया, कभी किसी ने उसको पानी दिया तो उसमें जहर डाल दिया, तो जिससे कि वो मर जाए। तो यहां पर इलस्ट्रेशन यह बोलता है कि ए और बी जानते हुए एक दूसरे को कोऑपरेट किया है दोनों ने कि जेड का मर्डर करने के लिए, और उन दोनों एक्ट में जेड यहां पर उसकी हो तो डेथ ही रही है ना, इसलिए यहां पर दोनों को जेड का मर्डर करने के लिए लायबल माना जाएगा। तो यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि जो आईपीसी के सेक्शन 34 में नहीं हो रहा था। तो यहां पर दोनों साथ में एक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे एक्ट यहां पर सेपरेट हो गए, जबकि सेक्शन 34 में दोनों वहीं पर मौजूद होते थे, दोनों वहीं पर मौजूद होना जरूरी था जब वह मर्डर किया जा रहा है या कोई एक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग देखे जा रहे हैं, अलग अलग जाकर दोनों एक्ट कर रहे हैं, और जिससे कि उसकी वो डेथ में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए इसको कॉमन इंटेंशन नहीं बोला जाता, इसको इंटेंशन कोऑपरेशन बोला जाता है। अब चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर 3 क्लोज नंबर 9 पर। तो सेक्शन नंबर 3 क्लोज 9 हमें क्या बताता है? सेक्शन नंबर 3 क्लोज 9 हमें बताता है, ये बताता है वेयर सेवरल पर्सन आर इंगेज or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different, often by means of that act। कहने का मतलब ये है कि जहां कई व्यक्ति किसी अपराध या किसी कार्य को करने में लगे हुए हैं या उस संबंध है उससे, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकेंगे। यहाँ पर एक कॉमन इंटेंशन भी मिसिंग होती है,
और सिमिलर इंटेंशन भी मिसिंग है। मतलब ये दोनों ही नहीं है, ना तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है और ना यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन है। तो यहाँ पर जब अलग अलग आदमी अपने अलग अलग आशय से किसी क्रिमिनल एक्ट को कमिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पनिशमेंट भी होता है। जबकि एक्ट जो किया गया है वो सेम टाइम पर किया गया है। यहाँ पर कोई कॉमन इंटेंशन था या कोई सिमिलर इंटेंशन था, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता।